तो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 में जितने स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस लिया है उनका मेजर पेपर अगर 17 पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, एमजे 17 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 7 रांची यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपका है पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 बने हुए हैं, इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बने हुए, आप जाके देखिए एग्जाम का पूरा तैयारी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों के ऐतिहासिक अवलोकन तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले समझेंगे इसकी भूमिका को। पर्यावरण आज पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। बढ़ते औद्योगिकरण, प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या सामने आई है। इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग देशों ने समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते किए हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए इन समझौतों के ऐतिहासिक विकास को समझना भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों का ऐतिहासिक अवलोकन पढ़ते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के लिए जो सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। यह पर्यावरण के विषय पर पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, इस सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन सहित कई पर्यावरणीय समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया। इसमें मुख्य रूप से विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। पेरिस समझौता 2015 में पेरिस समझौता हुआ। इसमें लगभग सभी देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने की सहमति दी। इस समझौते में देशों द्वारा अपने अपने स्तर पर उत्सर्जन कम करने और जलवायु संरक्षण के प्रयास करने पर जोर दिया गया। जलवायु परिवर्तन की समस्या देखें तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ पृथ्वी के तापमान, वर्षा और मौसम के सामान्य स्वरूप में लंबे समय तक होने वाला बदलाव है। वर्तमान समय में इसका एक प्रमुख कारण मानव गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण देखें तो कोयला, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का अर्थ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़े, जलवायु परिवर्तन का अर्थ पृथ्वी के तापमान, वर्षा और मौसम के सामान्य स्वरूप में लंबे समय तक होने वाले बदलाव को कहते हैं। वर्तमान समय में इसका प्रमुख कारण मानव गतिविधि से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण कोयला, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। वनों की कटाई और पेड़ों की संख्या में कमी हो रही है। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण बढ़ रहा है। बढ़ता औद्योगिकरण और ऊर्जा की अधिक खपत हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक तरह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और आपका जलवायु बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ पिघल जाने दो इन ग्लेशियर को, और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, और सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, गर्मी और अनियमित वर्षा जैसी घटनाएं बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य और जैव विविधता पर पड़ता है। अगला है जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ वनों की रक्षा, अधिक पेड़ लगाना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना भी आवश्यक है। निष्कर्ष पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते और जलवायु परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर पेरिस समझौते तक विश्व के देशों ने पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी सभी देशों के संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या की व्याख्या करते हुए गैर राज्य आतंकवाद तथा 9/11 का बाद जो घटनाक्रम है उसका चर्चा कीजिए। भूमिका लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय
आज विश्व की गंभीर सुरक्षा समस्याओं में से एक है। आतंकवादी संगठन किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते और कई बार अलग अलग देशों में हिंसक गतिविधि करते हैं। आतंकवाद को समझने के लिए गैर राज्य अभिकर्ताओं, राज्य आतंकवाद तथा 9/11 के बाद हुए प्रमुख घटनाओं को निम्न रूप से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अर्थ समझिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आशय ऐसी हिंसक गतिविधि से है जो राजनीतिक या अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों में भय पैदा करती है, जिनका प्रभाव एक से अधिक देशों में पहुंच सकता है। इसमें आम नागरिकों, सरकारी संस्थाओं या महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। गैर राज्य अभिकर्ता क्या होता है भैया? तो गैर राज्य अभिकर्ता वे संगठन या समूह हैं जो किसी देश की सरकार का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं होते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। आतंकवादी संगठन इसका प्रमुख उदाहरण है, जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और भय का सहारा लेता है। प्रमुख विशेषता पढ़े तो ये किसी सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होते। इनका संगठन और गतिविधियां कई देशों तक फैल सकती है। ये आधुनिक तकनीक और संचार साधनों का उपयोग कर सकते हैं। इनके कारण किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होती है। राज्य आतंकवाद की बात करें तो राज्य आतंकवाद से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी राज्य द्वारा हिंसक या भय का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है या किसी दूसरे क्षेत्र में हिंसक समूहों को समर्थन दिया जाता है। इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी बहस होती है, क्योंकि अलग अलग देश राज्य आतंकवाद की अलग अलग व्याख्या करते हैं। अब देखते हैं 9/11 की घटना क्या थी, इसको तो जानना जरूरी है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकवादी हमले हुए। इन हमलों में विमानों का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया गया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को बहुत प्लान ले जाके क्रैश करा दिया था, ठीक है, बहुत प्रभावित किया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को नई दिशा मिली। 9/11 के बाद प्रमुख घटनाक्रम, तो अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की गई। आतंकवादी संगठनों के वित्तीय स्रोतों और नेटवर्क को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बढ़े। कई देशों ने अपने आतंकवाद विरोधी कानून और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच खुफिया जानकारी और सुरक्षा सहयोग बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मानव जीवन, शांति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे लोगों में भय पैदा होता है और देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। पर्यटन, व्यापार और सामान्य जनजीवन भी आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। निष्कर्षतः अगर हम लोग समझें तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद केवल एक देश की समस्या नहीं, बल्कि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा की चुनौती है, ठीक है। गैर राज्य अभिकर्ताओं की बढ़ती भूमिका, राज्य आतंकवाद की बहस और 9/11 के बाद घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को नया रूप दिया है। इसलिए आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। प्रश्न 7 देखिए, प्रवासन की अवधारणा। तो प्रवासन की अवधारणा क्या है, चलिए इसको समझते हैं। प्रवासन की अवधारणा, इसके कारणों और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। भूमिका लिखेंगे, प्रवासन आज वैश्विक राजनीति और समाज का एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रवासन का मतलब क्या होता है ना, एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह पे पलायन करना ही प्रवासन होता है। लोग रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, बेहतर जीवन और अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति पर भी पड़ता है। प्रवासन का अर्थ क्या होता है समझिए। प्रवासन का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने या काम करने के लिए जाना। यह अपने देश के अंदर भी हो सकता है और एक देश से दूसरे देश के अंदर भी हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे देश में जाना भी हो सकता है। प्रवासन के प्रमुख कारण क्या होते हैं, क्यों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है? लोग कई कारणों से अपना स्थान बदलते हैं। पहला, रोजगार और बेहतर आर्थिक अवस्था, जॉब वॉब के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए और अच्छा जीवन के लिए हो सकता है। गांव उतना डेवलप ना हो तो सारा चीज़ का फैसिलिटीज़ ना हो। युद्ध, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण, मतलब लड़ाई झगड़ा का डर हो, ठीक है, किसी से बहस हो, मारपीट हो या फिर राजनीति में कोई दिक्कत हो, इस रीज़न से। प्राकृतिक आपदा, सूखा और बाढ़ के कारण, गरीबी और जीवन की असुरक्षा के कारण, जहाँ लगे उनको सेफ नहीं या फिर गरीबी है वहाँ पर में वो लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने या काम करने के लिए जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं।
आज रोजगार और शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में लोग दूसरे देश जाते हैं। अब गरीबी के कारण तो कोई दूसरा देश जाएगा नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, जाते हैं। ये क्या, लेबर वाला काम करने के लिए जाते हैं दूसरे देश में। अब लाइक हमको यहाँ से गरीबी बहुत ज़्यादा है तो हम देश छोड़ के अमेरिका नहीं जा सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर दूसरे देश जाया जाता है तो उसमें अधिकतर क्या है, शिक्षा और क्या बोले, एक तरह से रोजगार के लिए है। आगे देखते हैं प्रवासन का आर्थिक प्रभाव। प्रवासी लोग दूसरे देशों में काम करके आय अर्जित करते हैं और कई बार अपने परिवार को धन भेजते हैं। मतलब मैं वहां से कमाऊंगा और अपने फैमिली को पैसा भेजूंगा। इससे उनके मूल देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो सकता है। एक तरह से ये लाभ हुआ, क्यों? क्योंकि हम दूसरे देश में हम अपना क्या दिए, एक तरह से कार्य किए और वहां से जो पैसा है उनका पैसा हम अपने देश में लेके आए, तो देश का जो आय है वो एक तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी ओर जिस देश में प्रवासी जाते हैं वहाँ श्रमिकों की संख्या बढ़ती है। कई क्षेत्रों में कामगारों की कमी पूर्ति होती है। मतलब क्या होता है, एक तरह से जो काम करने वाले लोग हैं उनका कमी पूरा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं एक डार्क साइड भी बता दूं कि वहाँ जाने पर सभी को सही से काम भी नहीं मिलता, सही से धन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर विदेश जाते हैं तो आपको तुरंत काम मिल जाएगा। अपने देश में ढूंढ नहीं पा रहे, विदेश में इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां भी स्ट्रगल होता ही है। आगे देखते हैं प्रवासन का सामाजिक प्रभाव। प्रवासन से अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है। लेकिन अधिक संख्या में प्रवासन होने पर भाषा, संस्कृति और आवास और रोजगार को लेकर सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे चलिए हम लोग चले जाते हैं पंजाब में, ठीक है। पंजाब गए हम लेके गए अपने साथ अपने फैमिली को, तो वहाँ पर मैं जहाँ पे सब पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, वहाँ पर में एक फैमिली होगा जो कि एक तरह से क्या बोले, आदिवासी लैंग्वेज या फिर झारखंडी लैंग्वेज, सादरी लैंग्वेज है ना, नागपुरी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा होगा। तो एक तरह से भाषा का समस्या होगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा समस्या हो, लेकिन भाषा उतनी बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से माना जाएगा कि ये भी एक समस्या ही हो रहा है। संस्कृति, हमारा संस्कृति कुछ और है, हम लोग सरूल उरूल बनाते हैं, उन लोग वो सब नहीं करते हैं, उनका कुछ अलग त्यौहार होता है, ठीक है। रिलेटेबल ही होता है लेकिन अलग होता है। आवास, रहने का दिक्कत होगा, जमीन जगह का, उसके बाद रोजगार, ठीक है, बहुत चीज़ों में दिक्कत होती है और सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होता है। प्रवासन और राजनीति। प्रवासन का प्रभाव सरकारों की नीतियों और चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। कई देश प्रवासियों की नागरिकता, रोजगार और सीमा सुरक्षा से संबंधित अलग अलग नीतियां बनाते हैं। इस कारण प्रवासन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। प्रवासन से जुड़ी चुनौतियां देखते हैं। प्रवासियों को कई बार भेदभाव, बेरोजगारी या सुरक्षा और रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। युद्ध और हिंसा के कारण मजबूर होकर दूसरे देशों में जाने वाले लोग के लिए शरण और सुरक्षा की समस्या भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः अंततः प्रवासन एक ऐसी वैश्विक प्रक्रिया है जिसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इसका कारण इसके कई लाभ है, लेकिन इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। इसके लिए देशों को मिलाकर ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो प्रवासियों की सुरक्षा के साथ साथ मेजबान देशों के हितों का भी ध्यान रखे। वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में शक्ति और शासन की बदलती प्रकृति की व्याख्याएं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं। वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में शक्ति और शासन जो बदल रहा है उसको समझते हैं। आज विश्व व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और नए शक्तिशाली देशों के उभरने से विश्व में शक्ति का स्वरूप और शासन की व्यवस्था भी बदल रही है। अब केवल शक्तिशाली राज्य ही वैश्विक राजनीति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे वैश्विक शक्ति का अर्थ क्या है समझिए। तो वैश्विक शक्ति का अर्थ किसी देश या संस्था की ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा वह दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित कर सके। शक्ति केवल सैन्य क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आर्थिक और तकनीकी क्षमता भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए शक्ति का बदलता स्वरूप। गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे पहले पार्ट 1 बना हुआ वो जाके देखिए और इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 जरूर देखिएगा, आपका पूरा एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपके पेज पे आ जाएगा। अभी मेजर 17-18 भी मैं करा रहा हूं तो उसका भी आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा। पहले किसी देश की शक्ति मुख्य रूप से उसके सैन्य ताकत और क्षेत्रफल से मानी जाती थी।
आज आर्थिक विकास, तकनीक, सूचना, व्यापार और कूटनीति से भी किसी देश की शक्ति को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है। नए शक्तिशाली देशों का उदय, वैश्विक राजनीति में कुछ नए देशों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ी है। इसमें विश्व राजनीति में शक्ति का संतुलन बदल रहा है और अलग अलग देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। वैश्विक शासन का अर्थ देखें तो वैश्विक शासन का अर्थ है दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मिलकर काम करना। इसमें किसी एक वैश्विक विश्व सरकार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र बोले तो IMF जो है, विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं शांति और आर्थिक सहयोग, व्यापार, विकास से जुड़े मुद्दों पर देशों को सहयोग देती है। गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका देखें। आज बड़ी कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूह भी वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं। इससे केवल सरकारों तक सीमित रहने वाली पुरानी शक्ति व्यवस्था में बदलाव आया। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। इससे केवल सरकारों तक सीमित रहने वाली पुरानी शक्ति व्यवस्था में बदलाव आया है। वैश्विक शासन की चुनौतियां देखते हैं। वैश्विक शासन के सामने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, महामारी और प्रवासन जैसी अनेक चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का प्रभाव कई देशों पर एक साथ पड़ता है, लेकिन इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। निष्कर्ष देखें तो अंततः वैश्विक परिवर्तन ने शक्ति और शासन दोनों की प्रकृति को बदल दिया है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, आज सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक शक्ति भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसी प्रकार वैश्विक समस्याओं के समाधान में राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्था और गैर राज्य अभिकर्ता की भूमिका बढ़ी है। तो यहाँ तक हो जाता है हमारा कंप्लीट क्या, पार्ट 2। इसके बाद आपका आएगा पार्ट 3, 4। जाके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में सारा लिस्ट बना हुआ है।